गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था का सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन बाद में कराऊंगी, पहले सेकंड कराऊंगी। सेकंड लेसन इजी है इसलिए पहले कराऊंगी उसे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। निम्न चित्र को देखो, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे, मतलब लगे हुए पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती हैं, हर समय होती रहती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए, बांट दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, जैसे कोई ईंट बना रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कारखाने में काम है, कोई दुकान पर काम है, कोई खेतों में जैसे काम कर रहे हैं, कपास के डोरे चुन रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं, अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं सभी। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। क्या है ये? मौसमी फसल। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। क्वेश्चन बनता है, कपास कैसा है, कौन सा उत्पाद है? प्राकृतिक। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया में चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जब हम प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को दूसरा नाम क्या है? कृषि या सहायक क्षेत्र। तो प्राथमिक उत्पाद मतलब क्या? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना कौन सी क्रिया कहलाती है? प्राथमिक क्षेत्रक। इसका दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्रक या सहायक क्षेत्रक। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो है प्राथमिक क्षेत्र की जो प्राथमिक क्षेत्र में जो किया, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनको विनिर्माण द्वारा, मतलब उनको उच्च प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना। जैसे कपास से कपड़ा बनाना के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादन नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य जरूरी है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। तो प्राकृतिक जो वस्तुएं प्राप्त हुई, प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनको परिवर्तित करके मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र। तो गन्ने से क्या बना? चीनी, कपास से कपड़ा, तो ये कहाँ होगा? कारखानों में काम होगा ये। तो माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। प्राकृतिक वस्तुओं को संसाधित करके मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या अनाज उगाते हैं, अनाज को मंडियों तक ले जाना है या घर तक लाना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिवहन की। भी किसी सामान को ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये किसके द्वारा होगा? परिवहन के द्वारा, किसी बस ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा होगा। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सेवा प्रदान की हमने, तो ये होगा
तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि। तो ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार तृतीयक क्षेत्र गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, सेवा प्रदान करती है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्या सहायक क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र का दूसरा नाम है, और तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, सेवा क्षेत्र, क्योंकि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखांकन कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि महत्वपूर्ण हो गई हैं। अब है 3 क्षेत्रों की तुलना कैसे की जाए। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से यह एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, कुल उत्पादन को कैसे। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव है। यह न केवल वृद्धकारी है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलों और फर्नीचर की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रों को सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग करना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है। बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में बिस्कुट बेचती है, मतलब पैकेट के हिसाब से बेचती है। अतः बिस्कुट की अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट के 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होता है। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में, अंततः अंतिम वस्तु बिस्किट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। सघन घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसी कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों तथा केंद्र शासित
क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुपान करता है। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक तीनों क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 73, 74 और 13, 14 की उत्पादन दिखाता है। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973, 74 और 2013, 14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं की प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाएं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू करते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और उनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक ओर उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसे सेवाओं में लगे हुए हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप इतना ही करेंगे। अगला आगे हम नेक्स्ट सेकंड क्लास में करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी, वो आपको कॉपी पर करने हैं और लर्न करने हैं।